नमस्कार, मैं सतवत अब्बास द मेट्रो 24 देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे बिहार में जो ज़मीन का सर्वे होने वाला है उसको लेकर। जैसे ही सर्वे का सरकारी ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार लोगों में आपाधापी का माहौल देखने को मिल रहा है। वो लगातार कई सवालों को लेकर चिंता में हैं। कई लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें वापस अपने गाँव जाना पड़ेगा? जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं अपने देश के, उनके मन में भी यही सवाल है कि क्या उन्हें अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए सर्वे के काम को लेकर अपने गाँव जाना पड़ेगा और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता है। तो इसको लेकर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीतामढ़ी के रेवेन्यू ऑफिसर शारिक अनवर मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है शारिक आपका हमारे चैनल द मेट्रो 24। जी, धन्यवाद। मैं शारिक अनवर, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, अभी तो अंचल जिस तरह नानपुर में पोस्टेड हूँ। तो जिस तरह से और सर्वे को लेकर जो अभी सरकार ने एक तरह से कहें कि सरकारी ऐलान हुआ है कि सर्वे होगा, इससे पहले भी हुआ था। वो किसी कारणवश जो है उसको कैंसल करना पड़ा, आज से काफ़ी साल पहले हुआ था। तो अभी जिस तरह से ये ऐलान हुआ है और उसके बाद लोगों में आपाधापी का माहौल है, तो सर्वे में क्या हो रहा है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? ज़रा ये लोगों को समझाइए क्योंकि कई तरह के सवाल हैं लोगों के मन में इसको लेकर। जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया 2020 से ही चालू है बिहार में, जिसमें पहले फेज़ के अंतर्गत कुल 20 जिले में चालू किया गया था और जो सेकंड फेज़ है उसमें बचे हुए 18 जिले में चालू किया जा चुका है। तो जो फर्स्ट फेज़ में चालू हुआ है, वही सेम प्रक्रिया इसमें भी होनी है। तो अभी जो बहुत सारे जगह में जैसे रिविजनल सर्वे हुआ था और बहुत सारे में जो है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब रिविजनल और कैडेस्ट्रल क्या है? तो जो अब मतलब आज़ादी के पहले जो सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था 1885 से लेकर के 1919 तक वो सर्वे चला था, वो कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है, जिसे साबिक जो है सबसे पहला जो वो सर्वे है वही है। उसके बाद जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 12-13 डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल सर्वे हुआ और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल सर्वे चालू हुआ, परंतु वो खत्म नहीं हो पाया, मतलब डिनोटिफाई नहीं हुआ। सर्वे के प्रकरण में क्या होता है कि जब सर्वे की प्रक्रिया चालू होती है और वो खत्म हो जाती है प्रक्रिया, तो सर्वे डिनोटिफाइड होता है। डिनोटिफाइड होने के बाद क्या होता है, उसी बेस पर जितनी भी जमीन है सारे का जमाबंदी पंजी बनता है और उसी के आधार पर रसीद वगैरह कटना चालू हो जाता है। लेकिन जहां तक दरभंगा की बात है, तो दरभंगा भी में भी जो है रिविजनल सर्वे चालू हुआ था, जो 1972 तक चला है। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि सर्वे डिनोटिफाई नहीं हुआ था। सर्वे डिनोटिफाई नहीं हुआ मतलब बहुत सारे केस वगैरह आ गए, जिस कारण उसका निपटारा करना संभव नहीं हो पाया और डिनोटिफाई नहीं हुआ। तो अभी जो विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू होगी, उसमें जो निदेशालय स्तर से गाइडलाइन जारी हुआ है, उसमें है कि वो सीएस के आधार पर होगा, मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर होगा। 1919 में जो खतियान प्राप्त हुआ है, जो नक्शा बना है, वही बेस पेपर माना जाएगा और उसके आधार पर ही विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू होगी। तो विशेष सर्वेक्षण में क्या है, वो आप लोगों को एक शॉर्टकट में मैं बताता चलूं। जो इसका प्रावधान है, सबसे पहले क्या होता है, जिला स्तर से एक उद्घोषणा जारी होता है। उससे पहले क्या होता है, स्टेट लेवल से एक अधिसूचना जारी होता है। तो बिहार के 38 जिले के लिए अधिसूचना जारी किया जा चुका है और अभी जो वर्तमान में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है, वो 38 जिले में चल रही है और सभी 38 जब जैसे ही विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू होती है, उससे पहले जिला स्तर से जैसे समाहर्ता, अपर समाहर्ता अगर चार्ज में है या फिर बंदोबस्त पदाधिकारी स्पेशल चार्ज में वहां पर चार्ज ऑफिसर बनाए जाते हैं, तो उनके द्वारा उद्घोषणा जारी किया जाता है प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए। तो दरभंगा या फिर इस तरीके से जो 38 जिला है, सभी जिले के प्रत्येक राजस्व ग्राम का उद्घोषणा जारी किया जा चुका है। उद्घोषणा के बाद सर्वे की प्रक्रिया चालू हो जाती है, मतलब उद्घोषणा में परमिशन दे दिया जाता है कि संबंधित राजस्व ग्राम का सर्वे का काम चालू किया जाए। तो दरभंगा के भी जो है सभी अंचल का उद्घोषणा जारी किया जा चुका है, सभी अंचल के प्रत्येक राजस्व ग्राम का। तो इसमें उद्घोषणा के बाद जो पहली प्रक्रिया आती है, वो होता है स्वघोषणा पत्र लोगों को देने का। तो स्वघोषणा पत्र अब क्या होता है, एक आदमी के नाम की जितनी भी जमीन है, वो सभी का ब्यौरा भर करके एक फॉर्म में फिल करके जमा करते हैं, जो प्रपत्र 2 के नाम से जाना जाता है और वो स्वघोषणा का प्रपत्र होता है। स्वघोषणा के प्रपत्र में उनके नाम से जितनी भी जमीन है, सारे का ब्यौरा भरते हैं। अब जो जमीन पर टाइटल जो डिसाइड किया जाता है, उसके लिए 4-5 डॉक्यूमेंट्स मुख्य तौर पर बेस डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। जैसे उसमें मेन पहला मेन जो खतियान है होता वो है। मैं आपको रोकूँगा शारिक, मेन जो प्रॉब्लम लोगों के बीच आ रही है,
वो यही आ रही है कि दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे जी और जी, वो मैं कैसे उनको बनेंगे, जो उनके पास अवेलेबल नहीं है वो कैसे बनेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा? मैं उनको उसको जो है शॉर्ट कर देना चाह रहा हूँ। तो सबसे जी, पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा, वो होगा खतियान। तो खतियानी रैयत होंगे या खतियानी रैयत के वंशज होंगे, जो उत्तराधिकार में उनको भूमि प्राप्त हुई होगी। तो और दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा केवाला होगा। केवाला में विक्रय पत्र भी हो सकता है, उसके बाद जो है दान पत्र भी हो सकता है या वसीयतनामा भी हो सकता है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स जैसे है वासगित पर्चा किन्हीं को मिली होगी, तो वो हो सकता है, या बंदोबस्ती पर्चा मिली होगी, या सीलिंग की जो भूमि अधिशेष की भूमि होती है, उसके लिए भी भू हदबंदी के थ्रू के तहत लोगों को पर्चा मिलता है। तो वो परवाना कहलाता है। तो वो ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, यही बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जैसे खतियान है, तो खतियान में जिनका नाम होगा, तो वो जो रैयत है, अभी वर्तमान में जो जीवित रैयत हैं, उनके वो बाबा रहे होंगे, दादा या परदादा होंगे। इस टाइप से जो है कोई होंगे। तो अब वहां से जो जीवित रैयत है, वहां तक का रिलेशन दिखाना होगा कि आप जो उत्तराधिकार हैं, उत्तराधिकारी जो आप हैं, तो आपको कहाँ से जमीन प्राप्त हुई है। तो खतियान, तो अब क्या होता है, उसके लिए वंशावली देने की आवश्यकता होती है। तो वंशावली में बताया गया है कि निदेशालय का गाइडलाइन है कि वंशावली आप लोगों को खुद से बनाना है, स्व अभिप्रमाणित वंशावली बनाना है। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सरपंच के पास नहीं जाना है, पंचायत सचिव के पास नहीं जाना है, ब्लॉक और कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना है। इसके लिए आप खुद से वंशावली बनाइए, और वंशावली बनाने के बाद उसको फॉर्म 2 के साथ भर करके उसको जमा कर दीजिए। और जो सर्वे की टीम होगी, वो गांव में ग्राम सभा लगा करके उस वंशावली को पारित करेगी। और जैसे कि आपने बना करके दिया है कि आपके बाबा के 4 पुत्र थे, और उन चारों के फिर 2-2 पुत्र थे, जो अभी जीवित हैं और वर्तमान में वो अपना क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गांव में जो जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो लोग रहे, उनके उनके बीच जो है पढ़ करके सुनाया जाएगा कि इन्होंने वंशावली बना करके दिया है। और उसके बाद उसका सत्यापन किया जाएगा। सही पाया जाएगा तो सत्यापन वहीं पर हो जाएगा, कुछ अगर मिस्टेक होगा तो उसमें सुधार करके फिर से सत्यापन उसमें किया जाएगा। तो इस तरीके से खतियानी जमीन के मामले में उनके वंशज अपना अपना क्लेम कर सकते हैं। और जो केवाला वाली जमीन है, तो केवाला मान लिया आपके नाम से खुद से है, तो केवाला का कॉपी लगा दीजिए, उसमें वंशावली की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर केवाला आपके पूर्वज के नाम से है, तो उसमें भी वंशावली लगाने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से जो है स्वघोषणा और वंशावली आप लोग भर करके अभी अभी की जो प्रक्रिया है, उसमें आप लोग को जमा करना है। तो उसके लिए 30 सितंबर तक का जो है समय निर्धारण किया गया था, लेकिन निदेशालय से सूचना मिली है। कल निदेशक महोदय लाइव मीटिंग में थे, तो उन्होंने बताया है कि इसे एक्सटेंड करके नवंबर तक किया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर नहीं है, तो अब आप लोगों को एक और बात बताते चले कि आप लोगों को पेपर कलेक्ट करने के लिए ब्लॉक का चक्कर या फिर जो है अभिलेखागार का जो है चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि विभाग के द्वारा जो भी खतियान की कॉपी है या जमाबंदी पंजी की कॉपी है, वो सारा विभाग के साइट पर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग डीएलआरएस के साइट पर जाएंगे, डीएलआरएस साइट पर होम पेज पर जब जाएंगे, तो उसमें भू अभिलेख का एक साइट खुलता है। वहां पर अपना मोबाइल नंबर देकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद जब अंदर जाएंगे, तो उसमें कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान, उसके बाद जितने भी पंजी जमीन से रिलेटेड है, सारा अपलोड किया हुआ है। तो वहां से आप लोग अपना अपना खतियान जो है निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कहीं चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से स्वघोषणा की जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद सर्वे में जो प्रक्रिया होती थी, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि अमीन साहब जो है और जो पूरी टीम होती थी, अमीन कानूनगो एसओ की टीम, वो प्लॉट पर जाया करते थे। और प्लॉट पर जाने के बाद प्रत्येक भूखंड का जो है सत्यापन करते, मतलब मेजरमेंट करते थे, और तब जाकर के नक्शा बन के तैयार होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बिहार सरकार ने एजेंसी को दायित्व दिया था, प्राइवेट एजेंसी को, कि हवाई जहाज के माध्यम से वो जो है सर्वेक्षण करे, मतलब नापी करे प्लॉट का। तो 2012 से 2016 के बीच में जो 2-3 एजेंसी बिहार सरकार ने अपॉइंट किया था, आईआईसी टेक्नोलॉजी हैदराबाद है, जैसे सीतामढ़ी के लिए है, का जो है सर्वे किया, दरभंगा का आईआईएफएल है। तो इस तरीके से 3 एजेंसी मिलकर के पूरे बिहार का हवाई सर्वेक्षण की है 2012 से 2016 के बीच में। तो अब क्या होगा कि नक्शा तो चूंकि बन के तैयार है, डिजिटाइज मैप बन करके तैयार है, अब उसका सत्यापन होना बाकी है। अब 2016 के बाद मान लिया प्लॉट में कुछ चेंजिंग आई होगी, जैसे 10 कट्ठा का कोई प्लॉट होगा, वो 5 कट्ठा का बन गया होगा, किसी ने बेच दिया होगा आधा, तो नक्शा जो है 10 कट्ठा का भी दिखता होगा, उसमें अमीन साहब प्लॉट पर जाकर के उसको 2 प्लॉट बना देंगे। तो इस तरीके से नक्शा का सत्यापन करना अभी बाकी है। उससे पहले त्रिसीमाना जो गांव का होता है, राजस्व ग्राम का जो है त्रिसीमाना एक होता है, जो 3 राजस्व ग्राम से मिलकर बना होता है, उस पॉइंट का निर्धारण करना है और नक्शा पर सत्यापन करके उसका पोजीशन अलोकेट करना है। उसके बाद जो बाउंड्री फिक्सेशन होगा, उसके बाद
जो किस्तवार की प्रक्रिया होगी उसमें सभी प्लॉट का जांच करके नक्शा का सत्यापन करना है। फिर जाकर के खानापुरी की प्रक्रिया चालू होगी, जिसमें लोगों को अपना अपना डॉक्यूमेंट्स अगर स्वघोषणा में भर करके नहीं दिए हैं तो उस समय भी वो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो उसी याददाश्त पंजी का जब निर्धारण होगा, जो संधारण होगा, तो उसमें जो एंट्री होगी उसके आधार पर फिर लोगों का खतियान बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो सर्वे की जो प्रक्रिया है वो परपत्र 1 से लेकर के परपत्र 22 तक में जाकर के खत्म होती है। तो परपत्र 1 जैसे उद्घोषणा जारी हुआ, उद्घोषणा के बाद स्वघोषणा लोग अपना अपना देना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर खानापुरी की प्रक्रिया आएगी। तो रैयत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आम पब्लिक है उनको डॉक्यूमेंट्स जो पेश करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है वो स्वघोषणा देने का स्टेज होता है और उसके बाद खानापुरी का स्टेज होता है। अगर स्वघोषणा में कोई चूक जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो वो खानापुरी की प्रक्रिया में अपना डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं। खानापुरी में भी मान लिया चूक गए तो 3 बार जो है दावा आपत्ति करने का प्रावधान है, जो प्रपत्र 8, प्रपत्र 14 और प्रपत्र 21 में है। तो इसमें भी अपना अपना दावा आपत्ति देकर वो सुधार करवा सकते हैं। तो एक सवाल ये भी है कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें जो रसीद होती है, जो रसीद लोग कटवाते हैं जमाबंदी की, क्या उसको भी देना ज़रूरी है? देखिए, जो बेस डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही बताया कि खतियान है या केवाला है या बासगीत पर्चा है या बंदोबस्ती पर्चा है या आप लोगों के पास जो है भू-दान या कमेटी के द्वारा जो है मिला हुआ पर्चा है। इस तरीके से जो है ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स बेस डॉक्यूमेंट्स हैं। जो आपका रसीद है वो जो है एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। वो टाइटल डिसाइड नहीं करता है। तो आपके पास अगर रसीद नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपका काम केवाला के आधार पर या खतियान के आधार पर या जो भी बेस डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर किया जाएगा। रसीद की मांग आपसे नहीं की जाएगी। अब केवाला वाला एक केस आता है तो लोगों का सवाल होता है कि मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो अब केवाला वाले में जो है एक कंडीशन ये आता है कि आपने जिससे रजिस्ट्री कराई है वो जो रजिस्ट्री कराए हैं उसमें विक्रेता जो है वो खतियानी रैयत हो सकता है या खतियानी रैयत का वंशज हो सकता है या कोई केवालाधारी हो सकता है, जो दर केवाला का केस आता है। तो जो खतियानी रैयत होगा उसे जो है केवाला मैच कर लिया जाएगा कि किसने खतियान में किनका नाम था और आपको रजिस्ट्री किसने किया है। तो उनका वंशज या रैयत किए होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, वहां से डायरेक्ट वेरीफाई उनका हो जाएगा। लेकिन दर केवाला वाला जब केस आता है तो उसमें जिस केवालाधारी से आपने रजिस्ट्री कराई है वो उन्होंने जिससे रजिस्ट्री कराई होगी उसको दर केवाला बोला जाता है। तो वो केवाला का कॉपी भी आप फोटोकॉपी अगर लगा देते हैं तो सत्यापन के उपरांत उनका खाता खोल दिया जाएगा। उसमें रसीद बहुत की सारे आवश्यकता नहीं होगी। लोगों का ये भी सवाल है शायद कि अ, अगर उनके पास रसीद नहीं है, जैसे रसीद उनकी पुरानी है, जमाबंदी उनकी ऑनलाइन अपडेट नहीं की हुई है, तो उस हालत में वो क्या करेंगे? कैसे उसको अपडेट कराएँगे? क्योंकि जब वो ऑनलाइन चेक करने जा रहे हैं तो जमाबंदी के जगह पे उसी नंबर पे दूसरे आदमी का नाम आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आखिर वो क्या करें? उसका प्रोसेस क्या होगा? कैसे वो अपनी जमाबंदी फिर से दोबारा से वहाँ ऑनलाइन अ, मतलब इंडिकेट कर पाएँगे, वहाँ पर जमा कर पाएँगे? उसके लिए उनको क्या करना होगा? देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है, तो सर्वे में जमाबंदी रसीद की माँग आपसे नहीं की जाएगी। जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे खतियान बताएँ, तो वंशावली के थ्रू वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उनके कितने वंशज हैं और बँटवारा शेड्यूल आप देंगे, उसके थ्रू जो है ये डिसाइड हो जाएगा कि उनको कितना हिस्सा मिला है। तो उसके हिसाब से उनका जो है खाता खोल दिया जाएगा। उनसे रसीद की माँग, राजस्व रसीद की माँग नहीं की जाएगी। पहले ही बताया मैंने कि रसीद जो है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, अगर आपको अपडेट कराना है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको रसीद कटाने की आवश्यकता है, तो आप लोग परिमार्जन पोर्टल में जा करके वहाँ से रसीद अपना-अपना सुधार करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अंचल कार्यालय स्तर से आप लोग का सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन सर्वे में इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास रसीद नहीं भी है, तो आपका खाता खोला जाएगा, आपको वापस वहाँ से नहीं किया जाएगा। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं या देश के दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि सारे प्रोसेस जो हो रहा है ज़मीन सर्वे का, उसको लेकर क्या उनको अपने गाँव वापस आना होगा? आखिर उसका प्रोसेस क्या होगा? इसमें कितनी हकीकत है? या वो जहाँ है देख वहाँ से बैठे-बैठे उनका काम हो जाएगा? देखिए, ये जो स्वघोषणा और वंशावली प्रपत्र भरने की बात है जहाँ तक, तो उसमें जी, लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ भी देश-विदेश में रहते हैं। क्योंकि जो पोर्टल है आपका डीएलआरएस के जो ऑनलाइन मतलब करना चाहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है स्वघोषणा फॉर्म देने की, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया है। अगर जो अपने राजस्व ग्राम में रहते हैं, वो अमीन साहब को दे सकते हैं। अमीन साहब के थ्रू जो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ नहीं रहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन की जो है फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके लिए वो क्या करेंगे, डीएलआरएस के साइट पर जाएँगे और वहाँ जाने के बाद होम पेज पर जब जाएँगे, तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे में एक
भूमि विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं का एक ऑप्शन आएगा। उस पर जब वो क्लिक करेंगे तो अंदर में बहुत सारा ऑप्शन आता है, जैसे आपके राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण की स्थिति, उसके बाद प्रपत्र 2 और 3 आवेदन भरने का जो है एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर डालना होगा और ओटीपी आएगा, वहां से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जहां भी हैं वहीं से अपना प्रपत्र 2 और 3 एक भर करके वहां सबमिट कर सकते हैं। वो संबंधित राजस्व ग्राम में के अमीन को जो है प्राप्त हो जाएगा और वहां से आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। तो आने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं से आप लोग जो है पेपर उपलब्ध कराएं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कड़ी के एक और सवाल कि जिस तरह से ये ऐलान हुआ उसके बाद से जिस तरह से लोगों की भीड़ प्रखंड कार्यालय पर उमड़ी, उस वक्त का सिचुएशन क्या था और अभी इतने दिन बीत जाने के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला और आप जैसे लोगों ने या अलग अलग प्रखंड पे जो लोग हैं मौजूद, उन्होंने जब समझाना शुरू किया तब और अभी के सिचुएशन में कितने का अंतर दिख रहा है आप? जी, जैसे ही सर्वेक्षण की घोषणा हुई, न्यूज़पेपर और समाचार वगैरह के माध्यम से लोगों को ये सूचना मिली और उसके बाद लोगों की भीड़ प्रखंड कार्यालय में और जो बंदोबस्त कार्यालय है जिला में, लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ गई। लेकिन जो सबसे पहली प्रक्रिया हम लोगों की थी कि जितने भी राजस्व ग्राम हैं, सभी में सबसे पहला जो स्टेप था वो ग्राम सभा करने की प्रक्रिया थी। तो हम लोगों ने आम सभा लगा करके, ग्राम सभा लगा करके लोगों को सूचना दे दिया कि आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप लोगों के पास समय है, पेपर आराम से कलेक्ट कीजिए। मान लिया उद्घोषणा के टाइम में आप लोग स्वघोषणा के टाइम में नहीं भी दे सके हैं पेपर, तो आप लोग पेपर अरेंज कीजिए और खानापुरी के समय में अपना काम करवा लीजिए। मान लिया कोई बाहर रह रहे हैं, विदेश रह रहे हैं, तो उनको हड़बड़ा कराने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन अपना आवेदन दे दें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे लोग परेशान थे कि खतियान उनके पास नहीं है, उनके पास केवाला नहीं है, उनके पास रसीद नहीं है, या रसीद है भी तो खाता खेसरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ रकबा दिख रहा है और नाम दिख रहा है। इस टाइप का जो है लोग प्रॉब्लम लेकर के आते रहते हैं और शुरू में बहुत ज्यादा लोग आते थे, तो हम लोगों ने उन ग्राम सभा लगा करके कन्विंस किया है लोगों को कि आप लोग घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, जो भी पेपर है आप लोग के पास वो पेपर लगा करके आप लोग अपना स्वघोषणा भर दें। पेपर नहीं भी है फिर भी आप लोग स्वघोषणा और वंशावली जो खाता खिस्सा आप लोगों को मालूम है और रकबा मालूम है, उसके हिसाब से आप लोग भर करके ऑनलाइन कर दें या ऑफलाइन अमीन को दे दें। फिर आप लोग अपना अपना पेपर कलेक्ट कर लें। अब उसमें खतियान की बात आती है, तो जहां तक खतियान की बात है, तो खतियान की कॉपी अगर आप लोगों के पास नहीं भी है तो पोर्टल से आप लोग ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेते हैं तो उसमें क्या है कि खाता और खिसरा मालूम है और वंशावली आप लोग लगा करके दे देते हैं, तो जी जो सर। विशेष सर्वेक्षण की टीम रहेगी उसके पास खतियान की कॉपी उपलब्ध है। वहां से वो आपका वंशावली वेरीफाई करेगी, आपके पूर्वज का नाम खतियान है में है या नहीं वो वेरीफाई हो जाएगा और इसके आधार पर आपका खाता खोला जा सकता है। और केवाला की जहां तक बात है, तो केवाला का जो है नकल रजिस्ट्री ऑफिस में आप लोग ले सकते हैं वहां से, तो वहां से जो है आराम से खानापुरी के समय में भी उपलब्ध करा सकते हैं, तो उसके आधार पर आप लोगों का खाता खोल दिया जाएगा। तो लोगों की भीड़ जो है अभी काफी कम हुई है, लोग जो है समझे हैं, लेकिन जो घबराए हुए हैं, खास करके जो गांव के लोग हैं और जो ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको लोग हड़बड़ा देते हैं कि जो है आपका जमीन बिहार सरकार हो जाएगा, तो कोई और आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, वो आपका पेपर रखा किसी ने ले लिया है। तो इस टाइप से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या है कि लोग इसलिए भी घबराए हुए हैं कि उनका चाचा है या उनका जो है भाई है, उन्होंने पेपर ले लिया है, तो लोग घबराए हुए हैं कि कहीं अपने नाम न करवा लें। तो ऐसा जी नहीं होता है। ये एक सर्वेक्षण सबसे की बड़ा जो है। इसके लिए प्रोसेस हाँ क्या होगा अगर ऐसा होता है कि किसी के पूर्वज के नाम पे है और फिर उसका पेपर भी उसके पास नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करे? हाँ, अगर पेपर उनके पास में नहीं है तो पेपर जो है वो ऑनलाइन के माध्यम, सबसे पहला जो ऑप्शन है कि डीएलआरएस के साइट पर, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि डीएलआरएस के साइट पर जाएंगे तो उसमें होम पेज पर ही आपको मिल जाएगा भू अभिलेख का एक ऑप्शन। वहां से जो रजिस्टर 2 है और खतियान की जो कॉपी है वहां से आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। इजिली है, मतलब इजिली जो है उसको निकाला जा सकता है। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर किसी के पास आपका पेपर है तो वो अपने नाम करवा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। अब जैसा ही कोई आदमी कोई जो है पेपर अपना हमारे पास में लेकर के आते हैं या किसी के पास अमीन के पास में लेकर के जाते हैं, तो उसका वेरीफाई किया जाता है पेपर को। अब मान लिया आपके दादा के नाम से कोई पेपर है, तो उनके जितने भी पुत्र होंगे सभी का बराबर का हिस्सा होगा। ठीक है, तो जी अगर एक आदमी लेकर के आता है तो उसके नाम खाता नहीं खोला जाएगा।
बल्कि उनके जितने भी पक्षकार होंगे, मतलब जितने भी वंशज होंगे, आपके दादा के जितने भी पुत्र होंगे, वंशावली के वेरिफिकेशन के बाद ही उस सभी का खाता खोला जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल का खाता नहीं खोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बताते चले आपको कि मान लिया कि कोई केवाला लेकर के आता है और केवाला में 2 भाई का नाम है, मान लिया राम और श्याम के नाम से केवाला है, तो उसमें 10 कट्ठा का केवाला है कोई, और अगर राम नाम का कोई आदमी आकर के 5 कट्ठा का भी क्लेम करता है, तो उसके नाम से इंडिविजुअल खाता नहीं खोला जाएगा जब तक के सहमति पत्र प्राप्त नहीं हो। सहमति पत्र से मतलब है कि मान लिया कि 10 कट्ठा का कोई प्लॉट है, हो सकता है रोड साइड से 5 कट्ठा होगा और 5 कट्ठा बैक साइड से होगा, तो जब तक दोनों लोगों का सहमति नहीं बनता है कि किसको किस साइड से मिलेगा, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में समिलाती खाता खोला जाएगा दोनों लोगों के नाम से। और अगर दोनों की सहमति होती है कि किस साइड से किसको मिला है, इसका पेपर हमारे पास दोनों लोग उपस्थित होकर साइन करते हैं शेड्यूल बंटवारा में, तो उसके आधार पर दोनों का अलग अलग खाता खोला जा सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पूर्वज का पेपर है, वो पेपर हमारे पास प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर जितने वंशज है सभी के नाम हम लोग खाता खोलेंगे, किसी एक के नाम खाता नहीं खोला जाएगा। और हम लोग का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग खाता वाइज वंशावली बनाते हैं। खाता वाइज वंशावली कहने का मतलब, खतियान में मान लिया 500 खाता है किसी राजस्व ग्राम का, एग्जाम्पल के तौर पर चंदनपट्टी को ही ले लेते हैं, तो चंदनपट्टी राजस्व ग्राम में अगर 500 खाता होगा, तो 500 खाता के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी खाता का वंशावली हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे और उसका सत्यापन करेंगे। अब लोग अगर केवाला के आधार पर क्लेम करते हैं तो ठीक है, और अगर क्लेम नहीं करते हैं तो खतियानी रैयत के जो जीवित वंशज होंगे, उनके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया है जो दावा आपत्ति में जो है पहुंचकर लोग अपना क्लेम करेंगे, तो उसके आधार पर उनका फिर खाता खोला जाएगा खतियानी रैयत के वंशज के नाम से हटा करके। मतलब कुल मिलाकर यही कि ये तुरंत खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लोग आराम से अपना काम स्टेप बाय स्टेप इसमें करवा सकते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो अभी हड़बड़ाए हुए हैं, फ़ोटोकॉपीज़ की दुकान पर बहुत लंबी कतार लगी होती है। उसके बाद जो है अमीन, प्राइवेट अमीन जो होते हैं, वो मनमाने ढंग से जो है डिमांड करते हैं लोगों से कि आपका खसरा बताने के लिए, खाता बताने के लिए, पेपर के लिए। तो इस समय जो है फँसने की आवश्यकता नहीं है। लोग कोशिश करें कि खुद से जो है अपना पेपर फ़िल करके और खुद से जो है अमीन साहब को दें या ऑनलाइन करें। किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़े। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो बिचौलिया ही होता है। जैसे सर्वे के स्टाफ के नाम पर आप लोगों से वसूली करने की कोशिश करता है, तो वैसा आप लोग नहीं होने दें। जैसे कि कुछ जागरूक लोग हैं, वो लोग अगर इस बात पर ध्यान देंगे, या जो रैयत खुद हैं वो अगर ध्यान देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और लोग खुद से अगर पेपर बना करके, भर करके, फिल करके अगर पहुँचा देते हैं सिविल कार्यालय में या ऑनलाइन कर देते हैं, तो उनका काम आसानी के साथ हो जाएगा। इसमें जो है कोई अगर पैसा डिमांड करता है आपसे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें पैसा-वैसा डिमांड करना नहीं है किसी को, और कोई भी पैसा लगने लगने वाला नहीं है। आप लोग अपना-अपना फॉर्म फिल करके और आसानी से सिविल कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जिस तरह से लोग अफ़वाहों में घिरे हुए थे और बहुत सारे सवाल उनके मन में आ रहे थे, उसको लेकर आपने बहुत शॉर्टकट में और सटीक ढंग से लोगों को समझाया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शारिक अनवर, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं सीतामढ़ी में, जिन्होंने बताया कि आपको किसी भी तरह की अफ़वाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रखंड कार्यालय जा सकते हैं, वहाँ जाकर सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन भी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन की जमाबंदी क्या है, आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ माँगे जाएँगे। तो इन सब सवालों का जवाब उन्होंने बड़े सटीक ढंग से दिया है, तो आपको बिचौलिए दलालों से सावधान रहना है। साथ ही सटीक तरह की जो जानकारी उन्होंने दी है, उसको मानना है, और जिस तरह से उन्होंने प्रोसेस बताया है, उसका पालन कर आप भी अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।